गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास जो शेयर स्ट्रेंथ चल रहा था, शेयर स्ट्रेंथ में हमने पिछले लेक्चर में क्या देख लिया था, शेयर बॉक्स टेस्ट कैसे होता है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेजरमेंट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। मेजरमेंट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ के बाद हमारे पास जो बेसिकली आता है दूसरा टेस्ट जो आता है मेजरमेंट में, अभी लेबोरेटरी टेस्ट चल रहे थे जिसमें हमारा अगला टेस्ट आता है ट्राई एक्सियल टेस्ट, टाई एक्सियल शेयर टेस्ट। देखिए भैया, एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए जो मोस्ट एक्यूरेट, जैसे वाटर कंटेंट में ओवन ड्राइंग मेथड मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, इसीलिए जैसे ही शेयर स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए, मिट्टी की जो शेयर स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, ट्राई एक्सियल टेस्ट होता है, पहली चीज। दूसरी हमारे पास क्या और पता नहीं है, ऑल टाइप ऑफ सॉइल, सभी प्रकार की मिट्टी जो होती है उसमें ये काम कर सकता है, दूसरी चीज ये याद होनी चाहिए। और तीसरी चीज आपको ये याद होनी चाहिए, ऑल टाइप ऑफ ड्रेनेज कंडीशन, ऑल टाइप्स ऑफ ड्रेनेज कंडीशन। ड्रेनेज कंडीशन आपको मैंने बता दी थी कौन कौन सी होती है। ड्रेनेज कंडीशन मतलब आप चाहो तो CU टेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो UU टेस्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो CD टेस्ट कर सकते हो। UU किन परिस्थितियों में किया जाता है, कैसे होता है, दोनों स्टेजों में पानी नहीं निकलने देते, ये किसके लिए किया जाता है, सडन ड्रॉडाउन ऑफ अर्थन डैम स्टेबिलिटी अपस्ट्रीम साइड की। और CD ड्रेन टेस्ट रिटेनिंग वॉल के पीछे की मिट्टी की स्टेबिलिटी चेक करने में किया जाता है। ये सब चीज़ आपको पता है। तो ट्राई एक्सियल टेस्ट जो होता है ऑल टाइप ऑफ सॉइल में किया जाता है, ठीक है। अब एक बार इस टेस्ट को हम देख लेते हैं कि इसमें किया क्या जाता है। इसमें हमारे पास वही अरेंजमेंट किया जाता है और कुल मिला के हमारे पास मिट्टी की शेयर स्ट्रेंथ निकालने का मतलब क्या है, C प्लस में सिग्मा एन टेन फाई, C प्लस में सिग्मा एन टेन फाई। तो मिट्टी की शेयर स्ट्रेंथ आप बता सकते हो किसी भी नॉर्मल लोडिंग में, परंतु आपको मिट्टी का क्या पता होना चाहिए, आपको C पता होना चाहिए और आपको फाई पता होना चाहिए, दैट्स इट। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप इसको नहीं कर सकते। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 बराबर में क्या होता है, सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस पाई बाई 2, 45 प्लस पाई बाई 2 प्लस 2C 10 45 प्लस पाई बाई 2 होती है। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है जो कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो मिट्टी में लगते हैं, मेजर और माइनर स्ट्रेसेस, माइनर को सिग्मा 3 बोल रहे हैं, मेजर को सिग्मा 1 बोल रहे हैं। और 45 प्लस 5/2 प्लेन ऑफ फेलियर है, क्रिटिकल शियर प्लेन है जहाँ 5 इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमारा मेन मकसद क्या होता है, मिट्टी की स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए C और फाई चाहिए, और C और फाई के लिए अगर हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 3 हम मेजर कर सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ फेलियर, तो हम C का और फाई का मान निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा थियोरिटिकली बता देता हूँ कि टेस्ट में क्या किया जा रहा है, देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि किस तरीके से इस टेस्ट को परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास आपको अगर ये पूरा का पूरा पूरी लेक्चर सीरीज शुरू से लेके लास्ट तक पूरी सॉइल मैकेनिक्स, जिसमें हमारे पास पूरे थ्योरी प्लस में IES गुप्ता एंड गुप्ता, अगोर, ASC शीट और ES के क्वेश्चन अगर देखने हैं तो ये चैनल, ये पर्टिकुलर वीडियो मैं यूट्यूब पे भी आपको डाल रहा हूँ। फुड्स कोर्स हमारी सिविल वॉर रूम ऐप पर अवेलेबल है, सिविल वॉर रूम पे अवेलेबल है, जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको मिल रहा है, ठीक है। और आपको जैसे भी आप मेरे से कॉल तक कर सकते हैं 9414, मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरा नंबर 9414762958, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसी तरीके से और सब्जेक्ट इसका भी आपको कोर्स मिल रहा है, ठीक है। चलिए वापस से आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन पे अपने पास कि क्या बीमारी है। ट्राई एक्सियल टेस्ट अपरेटस में किया जाता है क्या है, एक सेल होती है जिसको हमारे पास लोडिंग सेल भी बोलते हैं, उसके अंदर मिट्टी को रखा जाता है, उसके अंदर मिट्टी को रखा जाता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी शेयर टेस्ट होता है वो 2 स्टेज में होता है, 2 स्टेज में होता है, मतलब स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड 2 स्टेजों में किया जाता है। तो सबसे पहले इसको लोडिंग सेल से, हाइड्रोस्टैटिक सेल से सिग्मा 3 चारों तरफ से लगा देते हैं, चारों तरफ से इसमें सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 लगाया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास ऊपर से जो हमारे पास लोडिंग अपने पास आर्म है उनकी मदद से हमारे पास क्या किया जाता है, वर्टिकली सिग्मा 1 भी बढ़ाया जाता है जब तक मिट्टी क्या ना हो जाए, फेल ना हो जाए। और मिट्टी को एक चमड़े की मेम्ब्रेन में रखा जाता है, एक ग्रिप में रखा जाता है जिससे मिट्टी को दबाया जा सके, जिसमें मिट्टी में अंदर पानी ना घुसे। किस तरीके वो देखेंगे। और मिट्टी में से हमारे पास इस तरीके से वाल निकले होते हैं जिनमें से अगर हमको पानी निकालना है, वाल नंबर मान लीजिए 1 कह दूँ, ये वाल नंबर 2 बोल दूँ, वाल नंबर 1 एंड 2 बोल देता हूँ। तो अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम वाल खोल देते हैं तो पानी निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा, ठीक है, अन्यथा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो किस तरीके से करना है वो यहाँ पर एक बार देख लेंगे अपने पास। तो ये हमारे पास है, मैं एक टेस्ट दिखा रहा हूँ आपको,
देखिए सबसे पहली बात है, शीयर स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए ट्यूब सैंपलर्स का यूज़ किया जाता है। ट्यूब सैंपलर्स का यूज़ किया जाता है। ट्यूब सैंपलर और डिस्टर्ब नहीं, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल चाहिए होता है, क्योंकि हम मिट्टी की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं तो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल यूज़ होता है। जिस तरीके से ये अपने पास थिन वॉल सैंपलर है, उससे हमारे पास इन्होंने क्या किया है, जो हमारे स्टूडेंट हैं इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से इन्होंने सैंपल इकट्ठा कर लिया है। इस तरीके से 3 या 4 सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं ऑन एन एवरेज। अब किया क्या जाता है, उस सैंपलिंग ट्यूब को पहले सैंपल में से सैंपल एक्सट्रैक्टर जो होता है उसकी मदद से उस सैंपलिंग ट्यूब में से मिट्टी को पहले बाहर निकाला जाता है। किस तरीके से निकाला जाता है ये देख लीजिए। आपको ये एक्सपेरिमेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको क्वेश्चन में समझ में आए कि क्या दिया हुआ है क्या, और थोड़ा सा फील भी आएगा जब पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का शीयर स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर होता है, परंतु अगर आप डिटेल में देखेंगे तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सैंपल को बाहर निकाला जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, हमारे पास ये सैंपल एक्सट्रैक्टर है। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने सैंपल को लगा दिया और एक तरफ से हमारे पास घुमा के धक्का देंगे धीरे धीरे, जिससे पूरा का पूरा अपने पास सिलेंड्रिकल सैंपल बाहर आ जाता है। सिलेंड्रिकल सैंपल यूज़ किया जाता है जिसका डायमेंशन कितना होता है, 38 mm तो जिसकी हमारे पास डाया होता है, और डबल हमारे पास लेंथ होती है, तो सिलेंड्रिकल सैंपल होता है तो 76 mm की इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो इस सैंपल एक्सट्रैक्टर से हमारे पास इसमें देखिए धक्का दे दे के धीरे 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 ये देखिए यहाँ से धक्का दिया और मिट्टी को फिर काट लिया। ठीक है, और मिट्टी का सैंपल बाहर निकाल लिया। ये मिट्टी का सैंपल है। ठीक है, इनके जो हाथ में ये मिट्टी का सैंपल है, ये मिट्टी का सैंपल वहाँ से धक्का देके बाहर निकाल लिया गया है। अब इस सैंपल के चारों तरफ ग्रिप लगानी है। क्यों? क्योंकि चमड़े की मेम्ब्रेन या कोई भी ग्रिप, जैसे अपन क्या होता है उस पर बैट पे, जब क्रिकेट के बैट पर अपन ग्रिप चढ़ाते हैं, उसी तरीके से इस मिट्टी के चारों तरफ ग्रिप चढ़ाई जाएगी और ऊपर और नीचे प्लेट लगा दी जाएगी फिल्टर के साथ, जिनसे वाल्व कनेक्ट किए जा सके, जिससे पोर वाटर प्रेशर निकल सके। क्योंकि आपको पता है यूयू स्टेज में पानी नहीं निकलना देना, तो वाल्व बंद करने हैं। सीयू में हमारे पास एक स्टेज में निकलने देना है, दूसरे में नहीं निकलने दे रहा, और सीडी में दोनों में निकलने दे रहा है। तो वाल्व के साथ फिल्टर ऊपर की प्लेट लगा दी जाती हैं और उनकी मदद से इसमें ग्रिप चढ़ाई जाती है। देखिए ग्रिप चढ़ा रहे हैं, ये जैसे अपन बैट की ग्रिप चढ़ाते हैं उसी तरीके से सैंपल की तरफ ग्रिप चढ़ा दी जाती है। अब आपके तरफ ये देखो, मिट्टी के चारों तरफ हमने ग्रिप भी चढ़ा दी है और ऊपर और नीचे प्लेट भी लगा दी है। ठीक है, जो ये हाथ में ये मिट्टी का सैंपल है, ये मिट्टी का सैंपल है, ऊपर नीचे प्लेट लगी है जिनमें वाल्व कस सकते हैं जहाँ से पानी निकलने की सुविधा है। ये हमारे पास लोडिंग आर्म होती है, ट्राई एक्शियल आर्म होती है, जिसमें हमारे पास पूरा सेटअप करेंगे। कन्फाइनिंग प्रेशर जो वो सेल होती है, कन्फाइंड कंसोलिडेशन के लिए हमारे पास ये सेल होती है। ठीक है, तो ये मिट्टी होती है, इसको हमने मिट्टी को सेट कर दिया है हमारी लोडिंग आर्म पे। अब आपको पता है स्टेज 1 जिसको हमने क्या कहा था, कंसोलिडेशन स्टेज बोला था, या फिर क्या बोला था, कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज बोला था। तो चारों तरफ से मिट्टी को एक समान, मैंने ऐसे ही तो कहा था, चारों तरफ से मिट्टी को एक समान रूप से दबाते हैं। अब चारों तरफ से मिट्टी को दबाने के लिए आपको पता है पास्कल का नियम क्या कहता है, केवल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ही है जो हर डायरेक्शन में इक्वली लग सकता है, हर डायरेक्शन में आपको इक्वली लग सकता है। तो जो ये हमारे पास ट्राई एक्शियल सेल है, इसके अंदर लिक्विड भरा जाएगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट किया जाएगा, जिससे कि इक्वली सिग्मा 3 लगाया जा सके मिट्टी में। और चूंकि हम लगा रहे हैं तो हमको सिग्मा 3 का मान भी पता होगा। ठीक है, सिग्मा 3 का मान भी पता होगा। टेस्ट से आपको पता लग रहा है कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए पानी भरने लग गया। पानी मिट्टी के सैंपल में नहीं जाएगा क्योंकि ये जो ग्रिप है, मेम्ब्रेन है, उसकी वजह से नहीं जाएगा, परंतु हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट से चारों तरफ से मिट्टी को कंप्रेस किया जा सकता है, कन्फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, ऊपर सेल में से पानी आ गया। ठीक है, तो अब पूरी तरीके से एयर अपने वाटर टाइट कर दिया हमने और उसके साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाया जा रहा है सिग्मा 3। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये समझने की कोशिश करो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि इस वाले सैंपल में सिग्मा 3 हमने लगा दिया, उसके बाद किसी पर्टिकुलर सिग्मा 3 की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपने क्या किया, सिग्मा 1 बढ़ाएंगे, और मिट्टी अपने नेचुरल प्लेन पर जो सबसे वीकेस्ट प्लेन होगा, जिसको हम क्रिटिकल शीयर प्लेन बोलते हैं, थीटा सी, जिसका मान 45 + π/2 होता है, 45 + π/2 होता है, उस वजह से सिग्मा 3 हमारे पास नोट हो गया। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा 1 आ गया, ये हमारे पास एक रीडिंग हो गई।
अगला दूसरे टेस्ट सैंपल पे क्या करेंगे, थोड़ा सा जो हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग है, चारों तरफ से जो कन्फाइनिंग प्रेशर है उसको बढ़ा देंगे तो सिग्मा 3 डैश आ जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा 1 डैश आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे सैंपल में क्या करेंगे, सिग्मा 3 डबल डैश अलग से थोड़ा सा वापस से बढ़ा दिया और देन वापस से हमारे पास क्या कर दिया, सिग्मा 1 डबल डैश। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम कोई भी दो रिजल्ट को ले लेते हैं तो हमारे पास सिग्मा 1 पता है, हमारे पास सिग्मा 1 पता है और हमारे पास सिग्मा 3 पता है। अननोन क्या है हमारे पास, एक तो हमको फाई निकालना है और दूसरा सी निकालना है। ये बात समझ में आ रही है, सी और फाई निकालना है तो दो अलग अलग समीकरण, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें एक वैल्यूज रखी, ऐसे ही दूसरी वैल्यू रखी तो दो समीकरणें बन जाएंगी, दो अननोन है, उससे हम सी और फाई फाइंड आउट कर लेंगे। और यदि किसी मिट्टी का आपको सी और फाई पता है, शेयर पैरामीटर पता है, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर बोलते हैं इनको, ये पता है, तो आप मिट्टी की शेयर स्ट्रेंथ आराम से निकाल सकते हो। तो पूरे ट्राईएक्सियल टेस्ट में ये है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास वाल्व कनेक्ट है, अगर आप देख पा रहे हैं ये तो वाल्व कनेक्ट है। ठीक है, अगर आपको यूयू स्टेज कंडीशन, यूयू ड्रेनेज कंडीशन निकालनी है तो ये दोनों वाल्वों को क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिससे पानी नहीं निकलेगा। तो जो भी मिट्टी का सैंपल है उसमें तुरंत फेलियर आ जाएगा, जो भी हमारे पास है, जो हम मशीन चलाएंगे उसमें तुरंत रीडिंग में आ जाएगा कि भैया ये टूट गई है, मिट्टी लोड लेना बंद कर देगी। जैसे यहाँ पर लोडिंग बढ़ रही है, फेल होने के बाद लोडिंग बढ़ना बंद हो जाएगी, इसका मतलब मिट्टी ने अब लोड लेना क्या कर दिया है, कम कर दिया है, खत्म कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रीडिंग को लेंगे और सी और फाई की वैल्यू निकालेंगे। ये तो है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हम कोई भी ड्रेनेज कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, पानी बंद करके खोलकर। ठीक है, दूसरा मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, इसी वजह से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जैसे यूटीएम मशीन में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया जाता है ना मटेरियल के लिए, स्टील वगैरह के लिए, उसी तरीके से मिट्टी का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो इस मेथड से ड्रॉ किया जा सकता है। तो कुछ 3-4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कुछ रिजल्ट है जो आपको आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, उसको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास रिजल्ट सेक्शन पता करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, ये वीडियो देख के आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मिट्टी की स्ट्रेंथ किस तरीके से ज्ञात होती है। ठीक है, वापस से हमारे पास आ जाते हैं ट्राईएक्सियल टेस्ट पर। ठीक है, तो अब ट्राईएक्सियल टेस्ट के जो रिजल्ट हैं उनको अगर एनालिसिस करें, हम ट्राईएक्सियल टेस्ट के जो रिजल्ट हैं उनको एनालिसिस करें तो सबसे पहला जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सबसे पहला हमारे पास क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मैं यहां पर भी बना देता हूं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आप बताओ स्ट्रेस कौन सी डायरेक्शन में लिया जाता है, वाई एक्स पर तो हमने क्या ले लिया, स्ट्रेस, और स्ट्रेन, स्ट्रेस भी कौन सा वाला, शेयर स्ट्रेस, और स्ट्रेन भी कौन सी वाली, शेयर स्ट्रेन, डेल्टा एच बाई एच। ठीक है, मिट्टी में जो भी सेटलमेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए मिट्टी की इनिशियल हाइट है एच, उसको दबाने के बाद उसमें कुछ भी सेटलमेंट हो गया, मान लो डेल्टा एच, तो डेल्टा एच बाई एच। तो स्ट्रेन हमने एक्स एक्सिस पर ली, ये ली। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास डेंस सैंड है तो उसके लिए ये कर्व इधर आता है, आप वहाँ भी देख सकते हैं इस चीज़ को, मैं यहाँ भी दिखा रहा हूँ आपको ये चीज़। ठीक है, तो हमारे पास ये कर्व इस तरीके से आता है। और यदि हमारे पास कौन सी हो, अपने पास ये, मैं एक बार ये हटा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है, यहाँ पर ये देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो भी है हमारा, उसमें होता क्या है, अगर हमारे पास कौन सी सैंड है, डेंस सैंड है, मैं यहाँ बना रहा हूँ अब इसको, अगर हमारे पास डेंस सैंड है, अगर डेंस सैंड है तो होगा क्या, यहाँ पर ये कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। पहले पीक आएगा, लोड ले रही है, इसके बाद मिट्टी फेल, मतलब मिट्टी में लोड लेना कम हुआ, उसके बाद ये। यदि आपके पास लूज सैंड है तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, और मीडियम सैंड है, मीडियम डेंस सैंड है तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुल मिला के अगर सैंडी सॉइल है तो उसके शेयर स्ट्रेंथ कर्व है ये। ठीक है, जो डेंस सैंड होती है वो ये वाला कर्व आएगा डेंस सैंड के लिए, और इसी तरीके का कर्व किसके लिए आएगा, ओसी क्ले के लिए। अब ओसी क्ले क्या होती है आपको कंसोलिडेशन बता दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमारे पास लूज सैंड है तो भैया उसमें हमारे पास कर्व ये आएगा, और ये एनसी क्ले का भी कर्व कुछ इसी तरीके से आता है, शेप इसी तरीके से होती है। ठीक है, और अगर मीडियम डेंस सैंड है तो भैया उस केस में हमारे पास इस तरीके से आएगा ये।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगर पता लगे तो ये हमारे पास जो फेलियर स्ट्रेन है, पीक वाली स्ट्रेन है, ये हमारे पास कितनी होती है, 2 से 4% पर होती है। और जो हमारे पास कौन सी है, अल्टीमेट स्ट्रेन है, वो हमारे पास लगभग 12 से 16% होती है, 16% होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मुद्दे की बात क्या है वो समझो। यहाँ पर आप मुद्दे की बात क्या है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों को कैसे दबोचना है, उनकी गर्दन कैसे मकोड़नी है वो देखो यहाँ पर, ठीक है। डेंस सैंड में पीक होता है, ओसी क्ले में भी पीक होता है, जबकि मीडियम और लूज सैंड में पीक नहीं होता, ठीक है। ये पीक स्ट्रेस जो है, पीक स्ट्रेस है, पीक स्ट्रेस जो वैल्यू है वो हमारे पास कितने परसेंट, 20 से 25%, 20 to 25% मोर होती है। दूसरा, चाहे मिट्टी डेंस है, चाहे लूज है, चाहे मीडियम है, अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ, अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ, अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ जो होती है वो सभी प्रकार की मिट्टी में क्या होती है, सेम होती है। अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ जो होती है ऑल टाइप ऑफ सॉइल में क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो सभी प्रकार की मिट्टी में ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेंथ सेम होती है। दूसरा, जो डेंस सैंड है उसमें फेलियर स्ट्रेंथ, फेलियर का मतलब क्या है, मिट्टी लोड ले रही है, डायल गेज का रीडिंग बढ़ रही है, उसके बाद लोड लेना खत्म हो गया, वापस पीछे हो गई, इसका मतलब फेलियर स्ट्रेन यही मानेंगे। तो डेंस सैंड की फेलियर स्ट्रेन काफ़ी कम होती है, 2 से 4%, यहाँ की मीडियम डेंस सैंड और लूज सैंड की फेलियर स्ट्रेन 12 से 16% होती है। ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जी, ठीक है, पहली बात। परंतु यहाँ पर मैंने लूज सैंड और एनसी के लिए और यहाँ डेंस सैंड और ओसी के लिए लिखा है, तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, अगर मैं तुलना करूँ क्ले और सैंड की तुलना करूं, तो अगर डेंस सैंड है और ओसी क्ले है तो डेंस सैंड जो होगी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ओसी क्ले की स्ट्रेंथ कम होगी। जो ओसी क्ले है उसमें शेयर स्ट्रेंथ कम होती है, जबकि डेंस सैंड में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। कुल मिला के कोहेजन है सैंडी सॉइल में सेम प्रॉपर्टी की अगर क्ले के साथ है तो शेप चाहे दोनों की सेम है, इसमें भी पीक है, इसमें भी पीक है, परंतु वैल्यू हमेशा यही होगी। इसी तरीके से अगर लूज की बात करें तो भैया लूज सैंड में ज़्यादा होगी और एनसी क्ले में कम होगी, सेम एनसी क्ले में कम होगी, शेप दोनों की सेम है, ठीक है। तो इस तरीके के ग्राफ में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्ले की स्ट्रेंथ हमेशा कोहेजन लेस सैंडी सॉइल से हमेशा क्या आती है, कम आती है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की पूरी कहानी है जो आपको आनी चाहिए, और बाकी की सारी रामायण तो अपन क्वेश्चन में देखेंगे, पर मोटा आपको पता लग गया कि मोटा मोटा होता क्या है, ये आपको पता लग गया। इसके अलावा दूसरा जो टेस्ट रिजल्ट है, ये सारे के सारे टेस्ट रिजल्ट हम ट्राई एक्शियल टेस्ट या कोई भी शेयर टेस्ट के करस्पॉन्डिंग करते हैं, परंतु सबसे एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास किस में आती है, ट्राई एक्शियल टेस्ट में आती है। तो मैंने यहाँ पर इसके साथ बताया, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है स्ट्रेन वर्सेस वॉल्यूम चेंज, स्ट्रेन वर्सेस वॉल्यूम चेंज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देखिए क्या चीज है, स्ट्रेन वर्सेस वॉल्यूम चेंज वाला करो किस तरीके से होगा वो देखो। स्ट्रेन वर्सेस वॉल्यूम चेंज में क्या होगा, यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास वॉल्यूम की बात करें तो मिट्टी को तो दबा ही रहे हो आप, मिट्टी का जो सैंपल है उसको आप ट्राई एक्शियल सेल में दबाई तो रहे हो, कर क्या रहे हैं हम, दबाई रहे हैं, यानी कि मिट्टी का आयतन में कमी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारे पास मिट्टी दब रही है डेल्टा H/H, तो उसके वॉल्यूम में क्या आती है, वॉल्यूम में चेंज क्या होती है, तो ये देखो लूज सैंड जो होती है और लूज सैंड के साथ दूसरी कौन सी एनसी के लिए, तो भैया उसका वॉल्यूम कम हो रहा है और एक पॉइंट पर आके वो टूट गई, उसमें कौन सी पेल आ गए, शेयर फेलियर आ गए, खसक गया, लोड लेना खत्म हो गया, ठीक है। तो लूज सैंड और एनसी क्ले के लिए तो यही होता है, परंतु डेंस सैंड में क्या होता है, थोड़ा तो वो दबती है, परंतु थोड़ी देर बाद वो विचित्र सा बिहेव दर्शाती है और उसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। डेंस सैंड और ओसी क्ले जो होगी वो एक सेम बिहेवियर दर्शाती है, ये बिल्कुल ऐसा है। आप खुद देखो यहाँ पर, देखिए अगर मान लो कि मैं आपसे कोई चीज़ कहता हूँ कि अगर ये दो दोस्त हैं और ये एक दूसरे के पास बैठे हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु भीड़ होने की वजह से मान लो ये सट के बैठ गए, बिल्कुल टच होकर बैठ गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे को लड़के लड़ गए हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, लड़की होती तो फिर अंदर अलग फीलिंग आने लग जाती, परंतु लड़के हैं तो कोई ज़्यादा वो नहीं करेगा। परंतु फिर क्या हुआ, इस दोस्त ने इसके यहाँ पर कंधे पे हाथ रख दिया, फिर भी चलो कोई बात नहीं, यानी आप पास आ गए, ठीक है, और पास आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर ये और ज़्यादा पास आकर इसकी चुम्मी लेने की कोशिश करे तो ये क्या करेगा, इसमें लात मारेगा,
लात मारेगा और कहेगा भैया मैं ऐसे वैसे लड़का हूं, दूर हट भाई, ठीक है। तो डेंस सैंड जो होती है वो ऑलरेडी पास पास पार्टिकल हैं, पास पास पार्टिकल ऑलरेडी हैं, उनके बीच में रिक्तियां ना के बराबर हैं। आप उनको और दबाओगे तो वो थोड़ा बहुत इलास्टिकली कंप्रेस हो जाएंगे, परंतु उनके अंदर स्ट्रेन एनर्जी संचित होगी और वो दूर होने की कोशिश करेंगे जैसे ही आप स्ट्रेस रिलीज करोगे। और अगर आप नहीं भी करोगे तो एक स्थिति के बाद क्या होगा, वो धक्का मारेंगे। तो जो डेंस सैंड और ओसिकल हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल ऑलरेडी बहुत पास पास है, उनको और दबाया जाता है तो उनमें रिपल्शन फोर्स ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब आने के बाद, जैसे दूर दूर रहते हैं तो बहुत प्यार उमड़ता है, पास आते हैं और 1 साल 2 साल 5 साल रहते हैं साथ में तो मियाँ बीवी में झगड़ा चालू हो जाता है, ठीक है। तो वही रोना यहाँ पर है, बहुत पास पास आएंगे तो रिपल्शन फोर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं। इस वजह से डेंस सैंड शुरू में तो दबती है, वॉल्यूम चेंज होता है, परंतु बाद में एकदम से बढ़ जाता है। और ये एकदम से बढ़ने को डाइलिटेंसी इफेक्ट कहा जाता है, डाइलिटेंसी इफेक्ट कहा जाता है। डाइलिटेंसी करेक्शन, डाइलिटेंसी टेस्ट क्ले और सिल्ट में शेकिंग वाला टेस्ट होता था, डाइलिटेंसी करेक्शन होता है जो आगे आएगा एसपीटी में, और ये डाइलिटेंसी इफेक्ट है, वॉल्यूम का एकदम से बढ़ जाना और फेल हो जाना, इसको हमारे पास शीयर, एसएफ का मतलब होगा शीयर फेल हो जाना। तो ये विचित्र सा बिहेवियर कौन सी मिट्टी दर्शाती है, ये मिट्टी दर्शाती है हमारे पास डेंस सैंड और ओसिकल, ठीक है। तो ये हमारे पास कर्व है कौन सा, स्ट्रेन वर्सेस वॉल्यूम चेंज। इसके बाद हमारे पास स्ट्रेन वर्सेस वॉइड रेशो, तीसरे जो टेस्ट रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेन वर्सेस वॉइड रेशो ऑफ अ सॉइल जो है उसके टेस्ट रिजल्ट है। उसमें देखिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी, ठीक है। ये समझ में आ गया ना भाई, और क्वेश्चनों के साथ अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोनो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे चले। अगर स्ट्रेन वर्सेस वॉइड रेशो की बात करें तो हमारे पास वही टेस्ट रिजल्ट है। मान लीजिए एक्स एक्सेस पर तो हमने ले लिया डेल्टा H/H, डेल्टा H/H ले लिया, और हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या ले रहे हैं, वॉइड रेशो E, ठीक है। तो वॉइड रेशो E के लिए हमारे पास केवल एक तरफ ही ऊपर ही बना लेते हैं, मान लो ये है। तो लूज सैंड थी उसमें वॉइड रेशो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, लूज सैंड में। और जैसे जैसे मिट्टी को दबाओगे उसमें वॉइड कम होंगे, जीरो तो आप कर नहीं सकते, फिर वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो लूज सैंड में ये इस तरीके से आएंगे। डेंस सैंड में ऑलरेडी वॉइड रेशो बहुत कम है, क्योंकि रिक्तियाँ ऑलरेडी कम है, क्योंकि वॉइड रेशो होता क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सेम सॉलिड वॉल्यूम में रिक्तियां डेंस में कम होंगी तो भैया ई भी कम होगा, तो डेंस सैंड में क्या होता है, पहले तो भैया थोड़ी बहुत वो दबती है तो वॉइड और कम होता है, परंतु वही डाइलिटेंस इफेक्ट के बाद वॉइड रेशो बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है, वॉइड रेशो बढ़ना चालू हो जाता है। तो जो लूज सैंड है और इसी तरीके का बिहेव किसका होगा, एनसी क्ले का होगा, और ये जो है हमारे पास वो डेंस सैंड है, और इसी तरीके का बिहेव जो होगा वो कौन सी का होगा, ओसी क्ले का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आप देखिए, लूज सैंड के लिए तो वॉइड रेशो लगातार कम होता है, और किस पॉइंट पर, ECR को बोलते हैं हमारे पास यहाँ पर क्रिटिकल वॉइड रेशो पर वो मिट्टी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। मिट्टी में शेयर टेस्टिंग के दौरान क्रिटिकल वॉइड रेशो वह रेशो होता है जहां मिट्टी क्या हो जाती है, अपने फेल हो जाती है लास्ट में आते आते। तो लूज सैंड में भी क्रिटिकल वॉइड रेशो ये होगा और ये होगा। अगर मिट्टी में, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, यदि इनिशियली मिट्टी में वॉइड रेशो क्रिटिकल वॉइड रेशो पर है तो भैया मिट्टी डायरेक्ट फेल होगी, दबेगी नहीं, तो भैया उसके वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये वॉल्यूम चेंज से एक चीज और आपके बताना मैं भूल गया, नोट में लिखेंगे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये आप याद रखोगे। क्रिटिकल वॉइड रेशो पर अगर मिट्टी है तो शेयर टेस्टिंग में वो तुरंत फेल होगी, उसको ना दबेगी, कुछ होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। देखिए हमने पढ़ा था UU टेस्ट, हमने पढ़ा था CU टेस्ट और हमने पढ़ा था CD टेस्ट। जब UU टेस्ट में पहली और दूसरी स्टेज दोनों में ही पानी नहीं निकलने दिया तो आयतन में परिवर्तन नहीं होता। तो UU टेस्ट के दौरान वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मिट्टी का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। CU में होता है क्योंकि कंसोलिडेशन स्टेज हुई है, फिर दूसरी स्टेज में नहीं होगा पर होता है। और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम चेंज किस में होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम चेंज होता है, वो हमारे पास कौन सी में होता है, CD टेस्ट में होता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये CD टेस्ट में होता है, ये हमारे पास पूरी की पूरी जन्म कुंडली है ट्राई एक्शियल टेस्ट में, तीसरे हमारे पास एनालिसिस की, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा, स्ट्रेन वर्सेस वॉइड रेशो। इसके अलावा एक चीज और है, फेलियर एनवलप, ठीक है, तीसरा और लास्ट हमारे पास, चौथा और लास्ट फेलियर एनवलप।
फेलियर एनवलप ऑफ सॉइल। फेलियर एनवलप की अगर मैं बात करूं, फेलियर एनवलप की अगर मैं बात करूं तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है वो यहां पर देखो। हाँ, फेलियर एनवलप में क्या होगा, यदि हमारे पास C5 सॉइल है, अगर हमारे पास C5 सॉइल है तो भैया हमारे पास क्या होगा, कोई भी मोर सर्कल होगा तो उसका ये हमारे पास फेलियर एनवलप बनेगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास C5 सॉइल है तो। एक चीज़ और है जो आपको पता होना चाहिए, NC क्ले में, ये याद रखना और ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, NC क्ले में क्या होता है, NC क्ले में पार्टिकल दूर दूर तो ही है। ठीक है, लूज मिट्टी है NC क्ले की, कभी दबी हुई नहीं थी या पहले बहुत कम दबी हुई थी, उसी को तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले कहते हैं। NC क्ले में यदि ड्रेन टेस्ट किया जाए, ड्रेन्ड टेस्ट कंडीशन अगर रखी जाए तो भैया उसके पार्टिकल इतने पास पास आ जाते हैं कि वो कोहेजन लेस सॉइल की तरह व्यवहार करती है, कोहेजन लेस सॉइल की तरह व्यवहार करती है और उसका C लगभग 0 हो जाता है, उसका C लगभग 0 हो जाता है। ये आप याद रखोगे। तो फेलियर एनवलप में हमारे पास, फेलियर एनवलप में हमारे पास ये याद रखोगे आप, NC क्ले पर ड्रेन टेस्ट कंडीशन में उसका C टेंस टू 0 हो जाता है, टेंस टू 0 होता है, लगभग 0 हो जाता है और फेलियर एनवलप मूल बिंदु से गुजरता है। प्योर क्ले में, प्योर क्ले में क्या होगा, प्योर क्ले जो होती है उसमें हमारे पास फेलियर एनवलप किस तरीके से रहेगा, फेलियर एनवलप हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, क्योंकि प्योर क्ले में फाई का मान कितना होता है, 0 होता है। और यदि ड्रेन टेस्ट है, अनड्रेन टेस्ट है तो ये है ही है, अनड्रेन टेस्ट है तो ये है ही है, ड्रेन्ड टेस्ट है और OC पर है तो भी उसका कुछ ना कुछ C रहेगा, पर ड्रेन्ड कंडीशन में C कम रहता है, अनड्रेन्ड कंडीशन में C ज़्यादा रहता है। ये आप थोड़ा याद रखेंगे। ड्रेन्ड कंडीशन में C, ड्रेन्ड कंडीशन में C, ड्रेन्ड कंडीशन में C मोर रहता है, कोहेजन मोर रह रहा है, वो सॉरी लेस रह रहा है, जबकि हमारे पास अनड्रेन्ड कंडीशन जो होती है, अनड्रेन्ड कंडीशन जो होती है उसमें जो कोहेजन है वो हमारे पास क्या होगा, मोर होगा, विद एक ही मिट्टी अगर है तो। ठीक है, तो ये कुछ एनालिसिस है जिसको हम बोल रहे हैं फेलियर एनवलप, और बाकी बाद में कहेंगे। उसमें ये जरूर याद रखना, NC क्ले बिल्कुल कोहेजन लेस सैंडी सॉइल की तरह व्यवहार करने लग जाती है यदि ड्रेन टेस्ट में उसमें टेस्टिंग की जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास था ट्राई एक्सियल टेस्ट, इसको हम बोल रहे हैं ट्राई एक्सियल टेस्ट। इसके बाद हमारे पास अगला कौन सा टेस्ट था, अगला हमारे पास कौन सा टेस्ट था बताएंगे आप, अगला हमारे पास था अनकन्फाइंडेड कंप्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा वो है हमारा अनकन्फाइंडेड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंडेड कंप्रेशन टेस्ट। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये खींच लेता हूँ।